पग पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। बैंगन की फसल में कीटों की रोकथाम। नए फल बागों की देखरेख का तरीका। अपने प्रदेश में बैंगन की खेती साल भर बड़े पैमाने पर की जाती रही है और यही कारण है कि इस फसल में कई हानिकारक कीट जैसे फल छेदक, तना छेदक, रस चूसक इत्यादि कीटों का प्रकोप अधिक होता है, जो कि इस फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए समय रहते इन कीटों की रोकथाम करना जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए किसान किन किन उपायों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर तमोघना साहा। बैगन में जो कीड़े हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा समस्या है, इसके बारे में आज हम बताना चाहेंगे। अभी ठंडा का मौसम है, तो बैगन में जो हमारे इधर कीड़े का जो समस्या है, एक है जो तना और फली छेदक। और शुरू में जब हम लोग बैगन लगाते हैं उस समय जो पत्ते के नीचे के जो पोर्शन है, जिसमें जैसिड जिसको हम लोग फुदका बोलते हैं और सादा मक्खी वाइट फ्लाई जिसको बोलते हैं, उनका समस्या आता है। जब हमारा फसल जो है फ्लावरिंग स्टेज में चला जाता है, रिप्रोडक्शन स्टेज में चला जाता है और जब फल आने लगते हैं, उस समय जो है तना छेदक और फली छेदक इनका समस्या सबसे ज़्यादा है। तो हम एक एक करके बताएंगे कैसे आप इनका पहचान करेंगे और इसका कैसे निदान करेंगे। तो पहले जो है फुदका, जिसको हम लोग हॉपर बोलते हैं, जैसिड बोलते हैं, हरा फुदका जिसको बोलते हैं। जैसिड या हरा फुदका, यह कीट बैंगन की प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों का रस चूसकर बहुत हानि पहुंचाता है। 2 मिलीमीटर लंबा हरे रंग का होता है, जबकि निम्फ हरे श्वेत रंग के होते हैं। इसके अगले दोनों पंखों पर 2 काले धब्बे पाए जाते हैं। ये फुदका जो है हरा कलर का होता है, पत्ते के निचले वाले पोर्शन पे ही पाया जाता है। और ये जब पत्ते को ऊपर ये जो है पत्ते का रस जब चूसता है, इसके बाद पत्ती का जो कलर है शुरू में जो है पीला हो जाता है, पीला के बाद जो है फिर भूरा हो जाता है और पत्ती के चारों ओर में भूरापन लिए हुए रहता है। तो हरा फुदका का इन्फेस्टेशन जब भी हो, इसके लिए हम क्या निदान करें? इसके लिए हम बीज शोधन कर सकते हैं।
तो बीज शोधन हम किससे करेंगे? बीज शोधन हम कर सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा है जिसका जो है 5 ग्राम प्रति केजी के दर से हम लोग बीज शोधन करते हैं। सो लगान मेन फील्ड में बाद आप ट्रांसप्लांटिंग के 25 से 30 दिन के बाद आप इमिडा बा ये थायोमिथाक्सम जो एक तरह हम बताएं, इनका छिड़काव आप ऑल्टरनेटिवली एक बार इमिडा एक बार थायोमिथाक्सम, इमिडा 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से और थायोमिथाक्सम बा एक तारा ये जो है 0.5 ग्राम 1 लीटर पानी के दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा कीट जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट फ्लाई बस सादा मक्खी, ये भी पत्ते के जो है निचले सतह पे रहता है और ये भी जो है पत्ती से रस चूसता है जिसके कारण पत्ती का कलर जो है निचले भाग का उपले भाग का कलर जो है पहले पीला हो जाता है, पीला होने के बाद भूरा होकर गिर जाता है। फिर जब हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करके मेन फील्ड में लेके आते हैं तो उनके लिए हम जो है इमिडाकाई 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में, थायोमिथाक्सम 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में, ऑल्टरनेटिवली एक बार इमिडा एक बार थायोमिथाक्सम, बार बार रिपीटेडली अगर हम एक ही दवा का छिड़काव करेंगे तो कभी कभी क्या होता है हमारा इंसेक्ट जो है कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए 2 दवा का ऑल्टरनेटिव छिड़काव करके इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम भी बता चुके जो नीम आधारित कोई भी दवा ले लीजिए, नीम तेल ले लीजिए, नीम का पत्ती से भी आप जो है उससे रस से भी आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। अब आते हैं अंतिम जो हमारे सबसे ज़्यादा जो बैगन को डैमेज करता है जो उत्पादन में जिससे हमको उपज मिलेगा, उसका नाम है बैगन का तना छेदक और फली छेदक। तना और फल छेदक कीट बैंगन का सबसे खतरनाक कीट है जो बहुत अधिक हानि पहुंचाता है। इसकी लटें कोमल टहनियों और तनों में छेद करके सुरंग बनाती हुई अंदर घुस जाती हैं, जिससे ऊपर की टहनियां मुरझाकर लटक जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। सुंडी फलों में छेद करके उन्हें खराब कर देती है, जिससे उनका बाजार भाव नहीं मिल पाता है। वर्षा और बसंत ऋतु में इसका प्रकोप अधिक होता है, जिससे कभी कभी पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। आप लोग भली भांति जानते हैं ये तना में इन्फेस्टेशन शुरू करता है और जब फल आने लगता है तो ये फल में शिफ्ट हो जाता है। शुरू में हम लोगों को पता भी नहीं चलता है जो कहाँ से ये घुस गया। जब ये फल को छेद करके बाहर निकलता तब पता चलता है इसके अंदर छेदा और इसका मल जो है पूरा फल में रहता है और वही फल अगर हम बाजार में ले जाते हैं तो हमको एकदम ही उनसे जो है उपज नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। इसको हम कैसे निदान करें? पौधे के अंदर ये कीड़ा है क्या नहीं, अगर है तो आप अपने उंगली से अपने हाथ से जो है वो डंठल से जहाँ पे इन्फेस्टेशन है इसका तना को निकाल के दूर में जाके इसको गाड़ दीजिए व जला दीजिए। फसल चक्र अपनाएं और एक खेत में 3 साल से अधिक फसल नहीं लें। फसल लेने के पहले अवशेषों को एकत्र करके जला दें। खेतों में जगह जगह पर टी आकार की खूंटियां लगाएं। बीजों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित अवश्य करें। अब इसको जो हम मॉड्यूल फॉर्म में बताएंगे, ये मॉड्यूल में हम 3 तरह का दवा रखे। एक है इमामेक्टिन बेंजोएट जो बाजार में प्रोक्लेम के नाम से मिलता है, 5% एससी करके नाम से मिलता है। इसका 2 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में घोल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हो गया आपका स्पाइनोसैड बट्रेसर। स्पाइनोसैड बाजार में ट्रेसर के नाम से मिलता है। ये भी 2 लीटर पानी में 1 ml के नाम से। इसको 10 से 15 दिन के इंटरवल में आपको छिड़काव करना पड़ेगा और ये छिड़काव हम लोग 35 से 40 दिन के बाद करते हैं, इसलिए 35 से 40 दिन के बाद से ये कीड़ा का आना शुरू हो जाता है ऑलरेडी। और जो है आप नीम का जो पत्ती है उसका कॉम्बिनेशन आप सिर्फ जो है गोमूत्र का ही आप छिड़काव कर सकते हैं, नीम आधारित कोई भी दवा का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन वाला दवा आप दे सकते हैं, तीनों जो मॉड्यूल बताई से, और ऑर्गेनिक दवा जिसके आपका जो तना छेदक और फली छेदक का जो समस्या है ये बहुत हद तक कम हो जाएगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।
और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने पिछले वर्ष नए फलदार पौधे लगाए थे वे अभी बढ़वार की अवस्था में हैं, लेकिन इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण कई बार कीट व्याधियों और खरपतवारों से इन पौधों की बढ़वार रुक जाती है और कई बार पौधे सूखकर मर जाते हैं। ऐसे में अभी नए बागों की देखरेख पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा। एक साल पुराने पौधों का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो यंग एज में मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। इसके लिए हमको सबसे पहले हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि पौधों को कम से कम 4 से 6 घंटे हमको सनलाइट जो है प्रॉपर मिलना चाहिए हमारे पौधे को, ताकि उसमें कोई डिजीज वगैरह डेवलप ना हो पाए और कोई इंसेक्ट का प्रकोप ना हो पाए। उसके लिए हमको सनलाइट में पेनिट्रेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए कि उसका प्रूनिंग पर ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि 1 साल पुराने पौधे में बढ़वार एकदम सीधा हो जाता है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कम से कम 0.6 से 0.7 मीटर की हाइट पे हमको उसका जो मेन ट्रंक है उसको कट कर देना चाहिए और हमारी लेटरल जो ब्रांचेस हैं उसको बढ़ने दिया जाए। और जब लेटरल ब्रांचेस बढ़ना शुरू हो जाए तो वो कम से कम 1-1 मीटर की हो जाएं, तब उसको भी हमें कट करके उसका एकदम प्रॉपर शेप में बना लेना चाहिए। ऐसा हमको मैंगो में और लीची में हम कर सकते हैं। प्रूनिंग का ये काम आम और लीची में ही करें। अन्य पौधों जैसे अमरूद, बेल, आंवला इत्यादि पौधों में 3 से 5 साल बाद ही प्रूनिंग करना चाहिए और इसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर दें, जिससे रोगों का संक्रमण नहीं हो। दूसरा, हमको किसान भाई क्या करते हैं कि सर्दियों के समय में वो ऐसे ही पौधे छोड़ देते हैं और उसमें पानी की कमी के कारण और पौधों की जो मिट्टी होती है ऊपर की वो बहुत ही सतह जो है बहुत कठोर हो जाती है। इससे क्या होता है कि पौधा पानी की कमी के कारण भी मर जाता है, क्योंकि नई अवस्था में हमको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हमको उसकी सतह पर पानी भी हमको देना चाहिए। सर्दियों के मौसम में भी भले ही अंतराल थोड़ा ज़्यादा कर देना चाहिए, लेकिन हमको देना चाहिए। इसमें पोषक तत्वों की पूर्ति भी करनी होती है, जिसके लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करके जैविक खादों से पोषक तत्वों को देना पौधों के लिए फायदेमंद रहता है। पोटेशिक फर्टिलाइजर और फास्फोरस फर्टिलाइजर ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए, ताकि उसकी बढ़वार जो है अच्छी हो सके और उसकी जड़ की बढ़वार अच्छी हो सके। यंग अवस्था में केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ ज़्यादा नहीं जाना है हमको। हमारा जो खुद का बनाया हुआ वर्मी कंपोस्ट है और ऑर्गेनिक मैन्योर है या फिर FYM है, वो पौधों में ज़्यादा देना चाहिए, ताकि हमारा पौधा अच्छे से बढ़वार हो सके और हम उसको अच्छी फसल मिल सके। आपने जो भी पौधे लगाए हैं वे तभी अच्छी बढ़वार करेंगे जब उसमें रोग और कीट नहीं लगेंगे। रोग कीटों के कारण पौधे ठीक से पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं और सूखने लगते हैं। इसके लिए इनका प्रकोप होते ही कंट्रोल कर लें। और हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पौधों में कुछ जैसे रोग स्पॉट वगैरह कुछ अगर आ रहे हैं तो उसका ध्यान में रखना चाहिए और उसके लिए हमको कॉपर फंजीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर जैसे रोग ग्रसित पत्तियां हैं वो नीचे गिर जाती हैं और हम उसमें जो हमारे पैथोजेंस रहते हैं वो सर्वाइव करते रहते हैं और उनका जो फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब वो ग्रो करके हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए फॉलन लीव्स जितनी भी हैं, गिरी हुई पत्तियां, वो हमको हटा देना चाहिए और उसकी जगह पर हमको पॉलीथीन मल्च या फिर हमको ऑर्गेनिक मल्च जैसे पुआल हुआ या फिर कुछ हुआ उसका उपयोग करना चाहिए। इससे हमारा पौधे में नमी भी बनी रहेगी और हमारा मतलब पौधा सेफ भी रहेगा। तीसरा, हमको इंसेक्ट भी डेवलप नहीं होने देना चाहिए कैनोपी में। इसके लिए हमको नीम ऑयल का 1 ml को 1 लीटर पानी में घोल के नीम ऑयल भी स्प्रे करते रहना चाहिए। अगर ज़्यादा सीवियर केस हो जाता है तो हमको कुछ केमिकल कंट्रोल के लिए जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नीम ऑयल से कंट्रोल हो जाएगा।
बहुत ज़्यादातर देखा गया है कि 1 साल के बाद कुछ आम में या फिर लीची में कुछ पेनिकल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो जो फ्लावर्स निकलते हैं वो हमको अभी नहीं लेना है, वो हमको तोड़ देना है और कम से कम हमको 2 साल 3 साल तक हमको ये फ्लावर नहीं लेना है। 3 साल के बाद में जो फ्लावर आता है वो फसल हमको लेना है, ये हमको 1 साल के बाद तुरंत तोड़ देना चाहिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, यूं तो बकरी पालन कम लागत में अधिक आमदनी देने वाला व्यवसाय है। अगर किसान इसमें भी उन्नत नस्लों का पालन करे तो और भी अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो इसके लिए किसान बकरी कौन सी नस्लों का पालन करे और इनकी देखरेख किस प्रकार से करे, इस बारे में विस्तार से जानते हैं जिला मधुबनी के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार से। बकरी पालन हमारे गरीब किसान भाइयों के लिए समझिए कि एक तरह के एटीएम का कार्य करता है। और जिस तरह से किसान खेती पर निर्भर है, खेती से उनको सालों भर आय नहीं प्राप्त होता है, लेकिन बकरी पालने से उनको जब भी किसी तरह की आकस्मिक पैसे की आवश्यकता होती है वो बकरी बेच के जो है कि उस समय उस आवश्यकता को पूरा करते हैं। खेती और पशु दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रदेश की आजीविका इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द अधिकांश घूमती है। खेती कम होने की दशा में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन हो जाता है। खेती में पशुपालन एक महत्वपूर्ण अव्यय के रूप में हमेशा से उपयोगी रहा है। आज हम बकरी पालन व्यवसाय की बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से गरीब किसान अपनी किस्मत न सिर्फ सुधार सकते बल्कि चमका भी सकते हैं और उसको थोड़ी सी पूंजी और जानकारी के साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत कम होता है। साथ ही यह व्यवसाय अच्छी आमदनी का जरिया साबित हो सकता है। ब्रीड की जहाँ तक बात है, हमारे राज्य के किसानों के लिए सबसे बढ़िया जमुनापाड़ी ब्रीड होगा, जो कि काफ़ी ग्रोथ देता है। जमुनापाड़ी के अलावा बीटल, बर्बरी, ब्लैक बंगाल, सिरोही इत्यादि ब्रीड भी हमारे राज्य में पाए जाते हैं और उनका भी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस ब्रीड को किसान पालते हैं तो चूँकि हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, एडेप्ट कर चुका है, तो बीमार कम पड़ने की संभावना रहती है। रही बात जो है कि देखभाल की, तो आहारीय व्यवस्था की पहले बात कर लेते हैं। बकरी को जनरली हम लोग जानते हैं कि बकरी चरती है और फ्री में सब कुछ उसको मिलता है। फिर भी चरने के समय बकरियों का एक आदत होता है कि वो लंबा, आप देखें वो कभी ध्यान से, तो बकरी ऊंचा चर चर के खाना पसंद करती है। तो हम लोग वैसे छोटा छोटा पेड़ लगाते हैं जिससे बकरियां जो है कि चर के उनके पत्ते को खाए, और साथ में प्रॉपर और बढ़िया ग्रोथ के लिए हम लोग को उनको चरने के अलावा कुछ सप्लीमेंटेशन दाना भी देना आवश्यक होता है, जो कि हम एक प्रति वयस्क बकरी 250 ग्राम जो है कि दाना मानते हैं। दाना जो है हमारा स्थानीय उपलब्ध है, मक्का, गेहूं या किसी तरह का दलहन और खल्ली मिला के हम लोग सबको मिश्रित करके तैयार कर सकते हैं। हम लोग को ध्यान देना है कि उसमें नमक अवश्य हो और साथ में जो है कि मिनरल मिक्सचर, जो कि आसानी से उपलब्ध है पशु दवाखानों में, वहाँ से आप मिनरल मिक्सचर लेके प्रति बकरी 15 से 20 ग्राम प्रतिदिन देते हैं, तो बकरी का ग्रोथ अच्छा होता है। बकरी फार्म हाउस या बकरी का शेड बनाने के लिए सही जगह का चुनाव करना बेहद अनिवार्य है। बकरी के आवास के लिए हम ऐसी जगह को चुनें जहां बकरियों के चरने की जगह और आसपास का क्षेत्र हरा भरा हो, जिससे हम बकरियों को चराकर उसे हरा चारा उपलब्ध करा सके, और यह जगह शहर से दूर किसी गांव में आसानी से उपलब्ध हो। वहां बिजली की व्यवस्था हो, खाद्य सामग्री की आसान उपलब्धता, परिवहन और पशु चिकित्सा सेवा अच्छी प्रकार से मिल सके। किसान भाइयों, 1 से 2 एकड़ जमीन इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए काफी है। किसान भाइयों, बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत 10 बकरी और 2 बकरों के साथ की जा सकती है।
घर जब बनाएंगे तो घर का जो है कि बीच का ऊंचाई 12 फीट के आसपास होना चाहिए और किनारों पे कम से कम 7 से 8 फीट होना चाहिए। और प्रयास करेंगे कि ज़मीन जो जहाँ पे घर हम बना रहे हैं वहाँ पे आसपास के ज़मीन से ये कम से कम 2 से 3 फीट ऊंचा हो, एक प्लेटफॉर्म टाइप का हो। बकरियों को देखभाल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि उनसे हम लोगों को बच्चा लेना है, और वो एक बकरी खुद बढ़ेगी और जब तक बच्चा नहीं होगा तो हमारा जो है कि बकरी पालन सफल नहीं होगा। रही बात बीमारियों की, तो बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। तो उस कड़ी में हम देखते हैं कि सबसे पहले बकरी चूँकि घास फूस खाती है, मिट्टी का लगा हुआ सामान हमेशा खाती है, तो हम लोग बकरी का क्या करेंगे कि डिवर्मिंग कृमिनाशक दवा हर 6 महीना में 4 से 6 महीना में एक बार देंगे। और जब भी कृमिनाशक दवा देंगे हम लोग एक लीवर टॉनिक उसको अवश्य देंगे। पीपीआर में क्या होता है कि बकरी का पैखाना काफ़ी पतला हो जाता है, सर्दी जो है कि उसको होता है और नाक भी चलने लगता है, पेट भी चलने लगता है और बकरी खाना वाना छोड़ देती है। अगर समय उसका इलाज नहीं किया जाए तो उसका मृत्यु हो जाता है। तो पीपीआर का वैक्सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साल में एक बार सरकार के द्वारा भी कराया जाता है। लेकिन जो बड़े बकरी पालक हैं उनका अगर वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है, उस समय उनके पास बकरी नहीं है, तो वो अपने स्तर से भी बाजार से लेके उस वैक्सीन को करवा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम फुलहरा, जिला समस्तीपुर के कृषक राकेश राय ने। ये गेहूं की फसल में जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राकेश राय जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तो इसीलिए अभी फसल खेत में जो गेहूं है तो उसमें खरपतवार को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। गेहूं के साथ अनेक प्रकार के खरपतवार भी खेत में उगकर पोषक तत्वों, प्रकाश, नमी आदि के लिए फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। यदि इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो गेहूं की उपज में 25 से 40% तक हानि संभावित है। बुआई के 30 से 40 दिन तक का समय खरपतवार प्रतिस्पर्धा के लिए अधिक क्रांतिक रहता है। गेहूं के खेत में चौड़ी पत्ते वाले और घास कुल के खरपतवारों का प्रकोप होता है। प्रमुख खरपतवारों की बात करें तो कृष्ण नील, बथुआ, हिरनखुरी जैसी चटरी, मटरी, जंगली गाजर आदि। और उसके बाद हम बोलते हैं पोस्ट इमरजेंस, मतलब जब खरपतवार निकल गया पोस्ट इमरजेंस, ये हम करेंगे मान लीजिए 30 से 40 दिन के अंदर में गेहूं की बुआई के बाद। उसमें क्या होता है, हम 2,4-D सॉल्ट यूज़ करेंगे। 1 से 1.5 kg AI एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर के हिसाब से हमको दवा को छिड़काना है। और जो है आइसोप्रोट्यूरॉन 0.75 एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, ये 2 दवाई छिड़काने से हमारा खरपतवार गेहूं में अच्छे से कंट्रोल होगा। हमारा जो वैज्ञानिक का सुझाव रहता है, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है वो आधा बुआई के समय करे, और जो बाकी आधा जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, जैसे 1 हेक्टेयर में 130 kg यूरिया, इसको हम 2 हिस्सों में बांट के हम एक अप्लाई करेंगे। जो जब शीर्ष जड़ निकलने के टाइम जब हम सिंचाई करेंगे, उसके बाद गेहूं का बुआई हो गया। जो अभी जो शीर्ष जड़ निकलने का टाइम होता है वो होता है 21 दिन। गेहूं की बुआई के 21 दिन बाद शीर्ष जड़ निकलने का टाइम होता है, और वो है बहुत वाइटल या इम्पोर्टेंट टाइम होता है गेहूं की सिंचाई के लिए। अगर कोई भी किसानों को एक ही सिंचाई देना है तो यही टाइम है, गेहूं की बुआई के 21 दिन बाद जब शीर्ष जड़ निकलेगा उस टाइम सिंचाई करे। अगर किसी किसान को 2 सिंचाई देना है तो एक तो हो गया शीर्ष जड़ निकलने के टाइम 21 दिन बाद, और दूसरा है जो गेहूं जब दाने में जब दूध आने लगेगा तब एक सिंचाई करे। और अगर किसी किसान को तीसरा सिंचाई देना है तो उसको देना होगा हमको बुआई के 30 से 40 दिन बाद, जब कल्ले निकलने का टाइम आएगा। और अगर चौथा सिंचाई देने का प्रावधान है किसी किसान के पास, तब और एक जो गाभा स्टेज है, गाभा निकलने के टाइम हम सिंचाई कर सकते हैं।
गेहूं का करनाल बंट रोग। यह रोग सर्वप्रथम 1931 में करनाल हरियाणा से रिपोर्ट किया गया था। इस रोग का कारक एक कवक टिलेशिया इंडिका है। यह रोगजनक मृदा में रहता है तथा संक्रमित बीज इस रोग के नए क्षेत्रों में फैलाते हैं। इस रोग से दाने के अंदर काला चूर्ण बन जाता है तथा अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए बीज को थाइरम 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बोए। उन्नत प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें। रोकथाम हेतु खड़ी फसल में प्रोपिकोनोजोल 25 EC 0.1% घोल का छिड़काव करें। और एक चीज़ के बारे में मैं थोड़ा किसानों को जागरूक करना चाहता हूँ। अभी क्या जो है जिंक एक हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक पोषक तत्व है जिसका मतलब डेफिशिएंसी, जिसका घाटती अभी दिखता जा रहा है। जिंक सल्फेट हम छिड़काव कर सकते हैं और अभी जैसे खेत में गेहूं है तो उसके लिए अगर डेफिशिएंसी सिम्टम देखा जाता है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम 0.5% जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन उसमें क्या करेंगे 1.25 किलो चूना और 12.5 kg यूरिया हम घोल के उसको हम छिड़काव करना है। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।